आपके दैनिक जागरण का आज का ये संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि संपादकीय पाठ को, एडिटोरियल को आप लोग पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुँचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। राजग को 400 सीटों का गणित, यानी कि एनडीए की बात हो रही है, जिसमें आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुख्य दल है और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बना हुआ है। यदि भाजपा अपने नेतृत्व में राजग का जनाधार 4.26% बढ़ा सके तो वह कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड को छू सकती है। अभी आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि 400 सीटें आ रही हैं हमारी। मैं कहता हूं कि हर पार्टी कहती है। अब चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा किसे कितना वोट मिल रहा है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और राजनीति में दिलचस्पी है तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था का जोखिम बढ़ाने वाली मांगे। अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के संदर्भ में ये लिखा गया है, इसे जरूर देखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर है। वैश्विक बाजारों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं को देखते हुए बात कृषि के भविष्य एवं आवश्यक कृषि सुधार पर होनी चाहिए थी, परंतु मौजूदा मौजूदा माहौल इसके विपरीत है। 4 साल पहले भी किसान कृषि सुधारों से संबंधित 3 कानूनों को ठुकरा चुके हैं। एमएसपी किसानों का अधिकार नहीं है, बल्कि फसल की घटती कीमतों से बचाने के लिए सरकार किसानों को संरक्षण प्रदान करती है। वर्ष 1967 में केंद्र सरकार कमी को दूर करने और फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी की शुरुआत की थी। वर्तमान की स्थितियां बदल चुकी हैं और आज देश में खाद्यान्न की का अतिरेक है, और ऐसी स्थिति में भी सरकार किसानों के हित में प्रतिवर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी को घोषित करती है। सरकार आंदोलनरत किसानों के साथ एमएसपी पर भी गहन मंत्रणा के लिए तैयार है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने से पहले इसके सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों पर गहनता से विचार कर एक सर्वमान्य हल खोजना होगा। और एमएसपी को कानूनी आधार पर तुरंत लागू करने की जिद न केवल अनेक मुश्किलें खड़ी कर देगी, बल्कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे समाज पर भी पड़ेगा, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को का जोखिम भी बढ़ेगा। यदि यह मान भी लिया जाए कि सरकार इस शर्त पर एमएसपी को कानूनी मान्यता देने को तैयार हो जाए कि उसके सामने उपज खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी, तो भी इस पर विचार किया जाए कि अन्न उत्पादन की अधिकता में बाजार कीमतों के कम होने की स्थिति में क्या होगा। यदि निजी क्षेत्र हाथ खड़े कर देगा तो फिर सरकार पर ही सारी उपज खरीदने का दबाव बढ़ेगा, जो उसके लिए भी संभव नहीं होगा। सीमित भंडारण क्षमता के कारण सरकार के लिए इसे संभालना भी मुश्किल होगा। वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत आने वाली 23 फसलों का मूल्य लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बैठता है। वर्तमान में 15 से 25% किसान ही सरकार को एमएसपी पर गेहूं धान बेचते हैं। कई जगह आप देखिए 6%, 5%, 2% किसान फसल बेचते हैं एमएसपी पर। सभी फसलों के लिए एमएसपी को वैध बनाने के बाद तो सरकारी खजाने पर लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की भारी लागत आएगी, और इसका सीधा भार लोगों पर ही पड़ेगा। कृषि उपज की कीमत के बढ़ने से मुद्रास्फीति के रूप में भी लोगों पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। एमएसपी में प्रत्येक 1% अंक की वृद्धि से मुद्रास्फीति में 15 आधार अंक की वृद्धि होती है, और उच्च एमएसपी भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्यों को भी प्रभावित करेगा, और जिससे आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम है तो विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी प्रावधानों के अनुसार सरकार के लिए अधिकतम कीमत पर खरीद कर कम पर बेचना भी मुश्किल होगा। एमएसपी को कानूनी बाध्यता के बाद सबसे बड़ी समस्या फसलों की गुणवत्ता को लेकर होगी। आखिर खराब गुणवत्ता वाली फसलों की कीमत कैसे तय होगी, और इससे अनेक तरह के कानूनी विवाद उत्पन्न होंगे। फसलों की गुणवत्ता मानक किस प्रकार निर्धारित हो, यह उससे भी बड़ी समस्या होगी। जिन राज्यों में नियंत्रित मंडियां हैं उन्हें छोड़कर अन्य राज्यों में अलग अलग व्यवस्था को एकीकृत करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है। एक सर्वमान्य हल यह हो सकता है कि किसानों को उनकी फसल पर हानि ना हो, इसके लिए उनकी उपज के बाजार मूल्य और लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाए, और इस तरह की को स्कीम कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है। इस पर आप देखिए विचार कर विस्तार दिया जा सकता है, और इस प्रकार किसानों को बाजार मूल्य और पूर्व सहमत मूल्य के बीच का अंतर मिल जाएगा, जो मूल्य बीमा के रूप में कार्य करेगा। बाजार की कीमतें एमएसपी से बहुत नीचे गिरने पर किसानों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त धनराशि के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है, जो किसानों को मुक्त बाजार में उनकी फसलों की कम कीमत की भरपाई करेगा।
और कृषि उत्पादों की मुक्त आवा आवाजाही की अनुमति देने के लिए विपणन ढांचे के पुनर्गठन पर भी बात होनी चाहिए। यदि एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने की बात आती है तो इसे तिलहन या दालों की एक या दो फसलों के परीक्षण एवं अनुभवजन्य आधार पर इस शर्त पर लागू किया जा सकता है, और इसके आप देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव होने से इसे तत्काल समाप्त भी किया जा सकता है। सफल होने पर क्रमशः विस्तार भी दिया जा सकता है। पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को निर्यात क्षेत्र घोषित कर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात भी विचार किया जा सकता है, जहां आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च स्तर के बीज, उर्वरक, फसल बीमा, बेहतर प्रौद्योगिकी आदि द्वारा किसानों की आय को अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं होते तो बड़े किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और कृषि द्वारा पर्यावरण क्षति के एवज में बड़े किसानों पर कर लगाने पर भी बात होनी चाहिए। भारत अपने कृषि क्षेत्र में सुधार किए बिना 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता है। इसके लिए किसानों को अपनी तार्किक मांगों को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर एक समन्वयकारी मूल नीति पर विचार करना चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र की असीम संभावना को दहन किया जा सके, छोटे तथा सीमांत किसानों का भी भला हो सके। लेखक हैं अर्थशास्त्री, इनका नाम है डॉक्टर सुरजीत सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है। इनकी ये आप देखते हैं, इनके विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी बात जरूर बताया करिएगा। अगर देखिए हम लोग WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, उस पर सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। इस तरह के महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की हुई है, तो उसे जरूर देखिएगा। और RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इच्छा शक्ति हमारे सौ और मन की संयुक्त शक्ति है, जो निर्धारित कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायक बनती है। जो सही है यह हमें उस पर चलने तथा जो गलत है उससे बचने की शक्ति देती है। समस्या यह है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। भाव एवं बुद्धि के बीच विभेद के कारण हम लक्ष्य की प्राप्ति को बौद्धिक रूप से तो समझते हैं, लेकिन उसे हृदय से अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे में बाधाएं हमारे मनोबल को तोड़ देती हैं, जबकि हृदय से लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत हमें वह आवश्यक शक्ति प्रदान करती है जो तमाम विभिन्न बाधाओं के बीच हमें लक्ष्य सिद्धि तक पहुंचाकर रहती हैं। बौद्धिक समझ के साथ अपने आदर्श लक्ष्य या फिर इष्ट के प्रति अनुराग का होना वह महत्वपूर्ण तथ्य है जो इच्छा शक्ति को बलवान बनाता है। और अपने किए पर पश्चाताप और भविष्य के प्रति चिंताएं इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले 2 बड़े तथ्य हैं। भूतकाल में हुई गलतियों को लेकर कुढ़ते रहने से ऊर्जा कुंठित होती है तथा भविष्य के प्रति चिंता व्यक्ति को आक्रमण बना देती है, और इसके बजाय वर्तमान में जीना जीवन को एक नया अर्थ देता है, और इसके लिए जीवन के मूल्यों की स्पष्ट समझ महत्वपूर्ण होती है। इसके अभाव में लोग हर पल बदलती इच्छाओं के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। लोग कब सांसारिक कामनाओं का दास बन जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता है। यह मार्ग अंततः उनके दुख की ओर ले जाता है, जबकि मन की शांति और जीवन का आनंद तो सद्गुणों के विकास पर निर्भर करता है, न कि धन या सांसारिक सुख भोग के अंबार पर। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं को जितना अधिक हो सके सकारात्मक कामों में व्यस्त रखें और स्वस्थ आदतों को अपनाएं। मन को रचनात्मक दिशा में लगाएं और इससे कुछ नए सृजन का संतोष मिलेगा और साथ ही इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। कांग्रेस की मजबूरी। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी को भारी सीटें दी ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी को वहाँ देख लीजिए। चलिए, तो राजनीति में दिलचस्पी है तो जरूर पढ़ा करिएगा। दवाओं की गुणवत्ता। समय के साथ लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब स्थिति वैसी नहीं है। गंभीरता होने पर ही लोग चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। बीमारी की शुरुआत और लक्षण दिखने पर ही चिकित्सक से परामर्श लेते हैं। रोग से बचाव के लिए गुणवत्ता युक्त दवाएं आवश्यक होती हैं, लेकिन दवा में ही खोट हो तो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। बाजार में ऐसी कई दवाएं होती हैं जो गुणवत्ताहीन होती हैं। लोग इसका सेवन भी करते हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। हर महीने बाजार में उपलब्ध दवाओं की जांच के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से देश भर में दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं और गुणवत्ता मानकों पर सही ना पाए जाने वाली दवाओं की सूची तैयार कर उन दवाओं की बिक्री रोकी जाती है और संबंधित दवा निर्माताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं। बुधवार को भी देश भर में आदि के बनी 46 दवाओं के सैंपल पाए गए हैं और इनमें 14 दवाएं हिमाचल प्रदेश के उद्योगों
में बनी थी। चिंताजनक है कि इनमें ऐसी दवाएं हैं जिनकी लोगों को अधिक आवश्यकता होती है, और यह सही है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही दवा की गुणवत्ता जांची जाती है। गुणवत्ता खराब पाए जाने पर आप देखिए उसे वापस मंगवाया जाता है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि पुख्ता जांच किए बिना यह बाजार में कैसे पहुंचती हैं। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि मानकों पर खरा उतरने की वाली दवाएं ही बाजार में उतारी जाएं, और जिन दवा उद्योगों की दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि दवा बनाने के बाद उसकी हर तरह की जांच करनी चाहिए और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही बाजार में उतारा जाना चाहिए। पहले जांच हो जाए, सीधी सी बात है। महिला अधिकारों की रक्षा। तो गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि शादी को आधार बनाकर महिला का रोजगार समाप्त करना लैंगिक भेदभाव और असमानता का एक बड़ा मामला है। अदालत ने केंद्र सरकार को शादी के आधार पर सेवा से बर्खास्त की गई सैन्य नर्सिंग अधिकारी को 60 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। याचिकाकर्ता सेलिना जान पिछले 26 वर्षों से अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। सैन्य नर्सिंग सेवा देने वाली सेलिना को बिना कारण बताओ नोटिस दिए ही बर्खास्त कर दिया गया था। वह दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुई थी। उन्हें लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन दिया गया था। उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद लेफ्टिनेंट के पद पर रहते समय उन्हें सेना से रिलीज कर दिया गया। और किसी महिला के विवाह को आधार बनाकर उसे रोजगार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। वहीं अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि समानता सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत का निर्माण किया जाता है, और इसके लिए लैंगिक असमानता को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। वर्तमान में स्त्री और पुरुष दोनों का घर की आर्थिकी में बराबर का योगदान है। पुरुषों की भांति महिलाएं भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। शादी को आधार बनाकर किसी महिला को रोजगार से वंचित करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों की भांति ही कड़ा परिश्रम करके रोजगार हासिल करती हैं। वे भी पुरुषों की तरह कठिन परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होती हैं, बशर्ते उन्हें पूरी सुरक्षा मिले। परिस्थितियों और नियमों का हवाला देकर उनसे उनका अधिकार लेना लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के हित में है। इससे नौकरी पेशा महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनमें आगे बढ़ने का जज्बा कायम होगा। शादी के बाद रोजगार समाप्त होने का डर खत्म होगा और वे भी पुरुषों की तरह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त होंगे। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अच्छा फैसला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। ये भी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर। ये भी अच्छा कॉलम है, यानी कि आर्टिकल है, एडिटोरियल है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज आप देखते हैं कि आज विभिन्न क्षेत्रों में नित नई ऊंचाइयां छू रही है। भारत ने फ्रांस एवं ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 2 महापुरुष शेयर बाजार के पूंजीकरण के मामले में पूरे विश्व में 5वां स्थान हासिल किया है। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान एवं हांगकांग थे, परंतु अब 2 माह से भी कम समय भारत ने शेयर बाजार के पूंजीकरण के मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व में 4था स्थान प्राप्त कर लिया है। अब ऐसा आभास होने लगा है कि भारत अर्थ के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष 1750 से पीछे जाएं तो उससे पहले हम हजारों वर्षों से भी अधिक समय तक आर्थिक दृष्टि से समूचे विश्व में भारत का वर्चस्व था, और इस खंडकाल में विश्व के कुछ विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1/3 से भी अधिक की रही है, क्योंकि उस समय भारत में सनातन संस्कृति का पलायन करते हुए व्यापार किया जाता था। भारत में अर्थ के कार्यों को धर्म का पलायन करते हुए करने की प्रथा का पुरातन शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भारत में चूंकि आज एक बार पुनः सनातन संस्कृति का पलायन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य संपन्न हो रहे हैं, अतः पूरे विश्व का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है और विदेशी निवेश के साथ साथ आज लगभग 50 देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर विभिन्न उत्पादों के लिए एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। जनसंख्या है तो बाजार तो रहेगा ही। ऐसा कहा जाता है कि शेयर बाजार में निवेशक अपनी जमा पूंजी का निवेश बहुत सोच विचार करता है, एवं जब निवेशकों को यह आभास होने लगता है कि
कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है एवं निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल अधिकतम रहने की संभावना है, तभी निवेशक अपनी जमा पूंजी को शेयर बाजार में उस अमुक कंपनी में निवेश करता है। और इस प्रकार जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो विशेष रूप से विदेशी निवेशक एवं विदेशी संस्थागत निवेशक उस देश में विभिन्न कंपनियों के शेयरों में अपनी निवेश बढ़ाते हैं। चूंकि विदेशी संस्थानों को आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एवं भारतीय कंपनियों की विकास यात्रा पर भरपूर भरोसा है, अतः भारतीय शेयर बाजार में निवेश भी गति पकड़ रहा है। और शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का प्रभाव, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का विशेष प्रभाव रहता है। पिछले 10 वर्षों के खंडकाल में भारत न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी मजबूत हुआ है। भारत ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। आज भारतीय मूल के लगभग 3.2 करोड़ लोग विश्व के अन्य देशों में निवास कर रहे हैं। भारतीय मूल के इन नागरिकों ने भारतीय सनातन संस्कृति का पलायन करते हुए इन देशों के स्थानीय नागरिकों को भी प्रभावित किया है, और जिससे विदेशी नागरिक भी अब सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित होने लगे हैं। और विशेष रूप से विकसित देशों में तो सामाजिक ताना बाना इतना अधिक छिन्न भिन्न हो चुका है कि अब ये देश आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की हल हेतु आशा भरी भारी नजरों से भारत की ओर देख रहा है और सभी को प्रगति का लाभ। तो किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति तभी सफल मानी जानी चाहिए जब उस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिकों को भी उस देश की आर्थिक प्रगति का लाभ मिलता दिखाई दे। इस दृष्टि से विशेष रूप से गरीब एवं आय की असमानता को कम करने में भारत ने विशेष सफलता पाई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने भी सराहना की है। भारत में वर्ष 1947 में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि एक हालिया रिपोर्ट यह बताती है कि वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी इस दिशा में व्यापक सुधार हुआ है। अब आप लोगों को IMF के बारे में मालूम होना चाहिए, विश्व बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए। तो IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे कहते हैं आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं ना, और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना, इसका काम है IMF का। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 7 जुलाई 1944 में वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया का योगदान। आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत ने डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अतुलनीय प्रगति की है। देश में 120 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्मार्टफोन भी शामिल हैं, और इनमें इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस प्रकार भारत ने एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर लिया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया ने कमाल कर दिया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई है। अब तो ड्रोन के लिए भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है, एवं ड्रोन के माध्यम से कृषि को किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है, इस पर भी कार्य हो रहा है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में खाद और बीजों का छिड़काव आदि जैसे कार्य भी किए जाने लगे हैं। विश्व में विकास के इंजन के रूप में उभार। कृषि क्षेत्र, रक्षा उत्पादों, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल व्यवस्था के साथ ही प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन उत्पादन, बुनियादी क्षेत्रों का विकास, स्टार्टअप्स, ड्रोन, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी भारत अपने आप को तेजी से वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर हो गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक प्रगति के बल पर भारत एक बार पुनः स्वयं को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने जा रहा है। कहा जा सकता है कि भारत विश्व में विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि 2024 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भारत का योगदान 16% से अधिक रहने की संभावना है। जब कई अन्य देशों की विकास दर कम हो रही है, तब भारत में आर्थिक विकास दर तेज हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू की जा रही आर्थिक नीतियों के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। भारतीय प्रतिभा के पलायन पर लगे अंकुश। इजरायल ने बीते माह भारत से 1 लाख कामगारों को अपने यहाँ भेजने का आग्रह किया है। इसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर भी शामिल हैं। इसी प्रकार ताइवान ने भी पिछले दिनों लगभग 1 लाख भारतीय इंजीनियरों की आवश्यकता जताई है। जापान ने भी लगभग 2 वर्ष पूर्व यह कहा था कि वह अपने देश में स्थित अनेक कंपनियों में 2 लाख भारतीय इंजीनियरों की भर्ती के लिए प्रति इच्छुक है। एक अन्य समाचार के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और गूगल CEO सुंदर पिचाई भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कंपनियों में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रकार भारतीय इंजीनियरों की भर्ती
बढ़ाई जाए। अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों में पहले से ही इन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लाखों भारतीय इंजीनियरों की भर्ती जारी है। कहा जा सकता है कि आज भारत आज पूरे देश में विश्व में इंजीनियरों की आपूर्ति का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। लगभग 1.4 करोड़ भारतीय मूल के नागरिक विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जो इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इनके अलावा 1.8 करोड़ भारतीय मूल के नागरिक इन देशों के स्थायी नागरिक बन चुके हैं। कुल मिलाकर 3.2 करोड़ भारतीय मूल के नागरिक आज विश्व के अन्य देशों में निवास कर रहे हैं। और जब विशेष रूप से विकसित देशों में भारत से डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ भारत से बाहर जाते हैं, तो इन विशिष्ट श्रेणियों में विशेषज्ञों की भारत में कमी होना स्वाभाविक है। अब तो ऐसा आभास होने लगा है कि पूरे विश्व के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञ जैसे भारत ही तैयार कर रहा है, और ये विशेषज्ञ विभिन्न देशों में जाकर इन देशों की कंपनियों को मजबूती प्रदान करते हैं। ये कंपनियां पूरे विश्व में अपने व्यापार को फैलाने में सफल भी हो रही हैं। अब समय आ गया है कि भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय बने एवं पूरे विश्व में अपने व्यापार में फैलाएं और व्यापार को फैलाएं। इससे विदेश में रह रहे भारतीय विशेषज्ञों एवं भारत में रह रहे भारतीय विशेषज्ञों की आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, और इस प्रतिस्पर्धा में संभव है कि भारतीय कंपनियां विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे टिक ही नहीं ना सकें। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में आज भारत में आर्थिक विकास की गति बहुत तेज हो चुकी है, और जबकि विश्व के अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों में आर्थिक विकास की गति निरंतर कम बनी हुई है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले लगभग 5 वर्षों के दौरान विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसी संभावना विश्व की अनेक वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाएं व्यक्त कर रही हैं। अतः यह तय है कि भविष्य में भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की आर्थिक अधिक आवश्यकता महसूस होने लगेगी। लिहाजा इस बारे में विचार करना होगा कि भारत से ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। यदि ब्रेन ड्रेन पर अंकुश लगाने में सफलता मिलती है तो संभव है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में ही अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करें, क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनके अपने देशों में भारतीय विशेषज्ञ इंजीनियरों की कमी महसूस होने लगेगी। भारत में ही विनिर्माण इकाइयों के स्थापित होने से न केवल भारत में रोजगार के अधिक अवसर निर्मित होंगे, बल्कि इन कंपनियों का विदेशी व्यापार भी भारत के माध्यम से होने लगेगा और भारत के कर संग्रहण में भी अपार वृद्धि होगी। कुल मिलाकर भारत में और अधिक खुशहाली फैलाने का रास्ता साफ होगा। इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ना है। सांडों को रास्ता दीजिए, ये देखिए खरी खरी तंज कसा जाता है, कांग्रेस के साथ ना हो जाए खेला। चलिए ये देख लीजिए। समावेशी पेंशन नीति का प्रारूप। देश में एक ऐसी समावेशी पेंशन नीति की आवश्यकता है जो समाज में आर्थिक न्याय की गारंटी प्रदान करने में सक्षम हो और जिसके केंद्र वास्तविक जरूरतमंदों लोगों को आप देखते हैं कि जरूरतमंद लोग हों। आप देख रहे हैं कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात भी होती रहती है, और कई सरकारें आप देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद लागू भी कर रही हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। कई बार इस पर बात कर चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में से कांग्रेस समेत अन्य कई विपक्षी दलों द्वारा भाजपा को घेरने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का मामला एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना एक जोखिम भरा वित्तीय कदम है। देश दुनिया के लगभग सभी आर्थिक जानकार ऐसे वित्तीय सुधारों की दिशा में प्रतिगामी कदम मानते हैं। वस्तुतः पुरानी पेंशन की अवधारणा रोजगार एवं जीवन चक्र के हिसाब से कथित तौर पर एक सामाजिक सुरक्षा के साथ न्याय करती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी इसे दीर्घकालिक रूप से देश में नहीं मानता है। ऐसे ही कि वर्तमान में लागू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में कुछ बुनियादी कमियां हैं जो सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह गारंटीड मासिक रकम को सुनिश्चित नहीं करती हैं। सरकार ने विषयों को लेकर वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक समिति भी बना दी है और जो जल्द ही एक समावेशी पेंशन नीति का प्रारूप मोदी सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। क्या ओपीएस महज भाजपा के विरुद्ध एक राजनीतिक हथियार पर है? स्पष्ट है कि भाजपा विरोधी दल इसका लाभ हानि को भुलाकर केवल चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं। इस योजना की बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने रखी थी, लेकिन इसे लागू करने का देशव्यापी कार्य उसके बाद यूपीए की मनमोहन सरकार ने किया था, जिसे कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ इसे स्वेच्छा से लागू किया था। वे राज्य भी इसके विरोध में है और वस्तुतः राज्य की चुनावी राजनीति में लंबे समय तक यह धारणा रही कि सरकारी कर्मचारी जिस दल के साथ रहते हैं उसे बड़ा चुनावी फायदा होता है। तो उसी को लेकर बातें भी हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण, जो एडिटोरियल हैं, उनकी कहानी है संपादकीय पाठ की। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा।
मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।